Hello friends, welcome to Byju's Government Exam Preparation. Welcome to our series of This Day in History. तो हमारी ये जो This Day in History मतलब आज के दिन का जो इतिहास है, ये जो सीरीज है, इसमें हम रोज का जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आज है 7 सितंबर, तो आज हम 7 सितंबर से संबंधित जो इतिहास है, इस दिन इतिहास में अर्थात हिस्ट्री में जो घटनाएं हुई है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इससे जो फैक्ट्स निकल कर आते हैं वो आपके लिए जो एसएससी का एग्ज़ाम है, जो डीपीसी का एग्ज़ाम है, या फिर बैंकिंग के कोई अन्य एग्ज़ाम है, या इसी तरीके के जो दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप एक दिन लेकर बैठेंगे कि आपको जो जीके है उसके सारे फैक्ट हैं वो याद करने हैं, तो आप एक दिन में इतना मगअप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये जो सीरीज़ आती है दिस डे इन हिस्ट्री या फिर डेली करंट अफेयर्स जो है, उसमें अगर आप रोज़ थोड़े थोड़े फैक्ट्स देखते हैं तो वो आपको याद करने में, रिटेन करने में ईजी रहता है। तो अगर आप रोज़ इसको 1 घंटा 2 घंटा देते हैं तो आपके लिए ये आसान हो जाता है। तो आज हम देखते हैं 7 सितंबर का इतिहास कि ये दिन इतिहास में किस प्रकार से महत्वपूर्ण था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 1812 में। 1812 में 7 सितंबर को क्या हुआ था कि नेपोलियन ने रूसी सेना जो थी उन्हें हराया था। नेपोलियन डिफीटेड रशियन आर्मी। तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया कि रूसी सेना को नेपोलियन के द्वारा हराया गया था। इसके बाद में हम सबसे पहले देखेंगे कि नेपोलियन कौन थे और वो किस देश से संबंधित थे। तो नेपोलियन जो है वो एक महान योद्धा थे और वो काफ़ी ही निडर, साहसी और ऐसे थे जिनके पास में जंग जो है उसे जीतने की कई प्रकार की नीतियां थी। नेपोलियन का पूरा नाम क्या था? नेपोलियन का पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। इसके अलावा नेपोलियन जो थे वो जो फ्रांस है वहाँ के एक मिलिट्री लीडर थे। इसके अलावा नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 में और उनका जन्म हुआ था गोर्सिया के एक आइलैंड में। नेपोलियन जो है वो फ्रांस में सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफ आर्टिलरी जो है उसकी पोजीशन पर थे। इसके अलावा अगर हम नेपोलियन के बारे में बात करें तो नेपोलियन जो है उनका मानना ये था कि जो दुश्मन होता है, जो एनिमी होता है, उसे केवल हथियार से ही नहीं बल्कि जुबान से भी हराया जा सकता है। अर्थात नेपोलियन का ये बोलना था दैट यू कैन डिफीट द एनिमी नॉट ओनली बाय द वेपन बट बाय द वर्ड्स एज वेल। साथ ही बाद में क्या हुआ था कि जो नेपोलियन है उन्हें फ्रांस की जो इंटरनल आर्मी है वहां पर कमांडर की पोजीशन भी मिल गई थी। अगर हम नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन काफ़ी ही साहसी थे और उनके द्वारा क्या किया गया था कि फ्रांस के जो बहुत ही ज़्यादा विदेशी दुश्मन थे, विदेशी देश थे जिनसे फ्रांस की दुश्मनी थी, उनसे जीत हासिल करने में मदद की थी नेपोलियन में। उनमें कौन से देश थे? सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई प्रकार के देश थे जिनसे नेपोलियन के द्वारा जीत हासिल करी गई थी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1799 में नेपोलियन के द्वारा क्या किया जा रहा था? मिस्र का दौरा किया जा रहा था। और उस समय क्या हुआ? मिस्र का दौरा करते समय नेपोलियन को ये खबर मिली कि जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पर हालत ठीक नहीं है और सरकार की हालत जो है वो खराब है। तो उस समय नेपोलियन ने क्या किया कि वे वापस फ्रांस पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने खुद की सरकार बनाई। और खुद की सरकार बनाने के बाद में क्या हुआ कि नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का प्रमुख अर्थात एम्परर ऑफ फ्रांस जो है वो घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से जो नेपोलियन है वो फ्रांस के एम्परर बने। इसके बाद में अगर हम 1812 की बात करें तो 1812 में क्या किया गया था कि नेपोलियन के द्वारा जो रशियन आर्मी थी, जो रूसी सेना थी, उस पर हमला किया गया था। यहाँ पर हमने देखा कि नेपोलियन जो है उसके द्वारा रूसी सेना जो है उसे हरा दिया गया था। लेकिन ये बोला जाता है कि नेपोलियन का जो रूसी सेना, रशियन आर्मी है, उस पर हमला करने का जो निर्णय था वो बहुत ही गलत साबित हो सकता था। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? तो जिस समय नेपोलियन के द्वारा रशियन आर्मी पर हमला किया गया था और जब वो रूस की तरफ बढ़ रहे थे तो उस समय क्या था कि रूस में विंटर का वेदर था अर्थात सर्दियों का समय था। और आपको पता है कि जो रशिया है वहाँ पर काफ़ी ही भयंकर ठंड पड़ती है। तो जब
नेपोलियन की सेना जो है वो रशिया में जा रही थी, तो इस भयंकर ठंड के कारण काफ़ी जो सैनिक है वो मर गए। और उसके बाद में क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में भयानक युद्ध हुआ और उसमें नेपोलियन ने जीत हासिल की। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जिस स्थान पर ये जो सेना है नेपोलियन की वो ठहरी हुई थी, वहाँ पर आग लग गई, जिससे क्या हुआ कि इनका जो खाना है वो बर्बाद हो गया और उससे जो नेपोलियन के सैनिक हैं वो भुखमरी का शिकार हो गए। जिसके बाद में नेपोलियन ने ये निर्णय लिया कि अब उन्हें वापस फ्रांस जाना चाहिए, लेकिन उस समय जो रूस है वहाँ पर विंटर का वेदर चल रहा था, जिससे वो जो रूस है उसे पार नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद में जब विंटर खत्म होने के बाद में नेपोलियन की सेना वापस गई फ्रांस में, तो भुखमरी के कारण और कमजोरी के कारण ये देखा गया कि काफी सैनिक मर गए और ये बोला जाता है कि लगभग 5-5.5 लाख सैनिक थे, लेकिन जब वो वापस आए तो वो केवल 1 लाख सैनिक थे। तो इस प्रकार से बोला जाता है कि रशिया पर हमला करना नेपोलियन की एक काफी बड़ी गलती थी। इसके बाद में अगर हम ये देखें कि नेपोलियन का जो अंत है वो किस प्रकार से हुआ था, तो 18 जून सन 1815 में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ वाटरलू, अर्थात वाटरलू का युद्ध। तो ये जो युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था, तो इस युद्ध में फ्रांस एक तरफ था और इसके अलावा 7 देश थे जो कि एक साथ मिलकर फ्रांस के खिलाफ जो है वो लड़ रहे थे। उस 7 देशों में थे यूके, नीदरलैंड, प्रशिया और अन्य कुछ देश। तो इस प्रकार से 7 देशों का एक जो यूनिटी है वो बन गई और वो फ्रांस के खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ लड़ रहे थे और उसमें उनके द्वारा ये जो नेपोलियन है उन्हें कैद कर लिया गया। और इस समय कैद होने के बाद में 1815 में कैद होने के बाद में 6 साल के बाद में क्या हुआ कि नेपोलियन की मृत्यु हो गई। तो अगर आपसे बोला जाता है कि नेपोलियन की जो मृत्यु है वो बैटल ऑफ वाटरलू में हुई थी, तो ये गलत है। बैटल ऑफ वाटरलू में उन्हें कैद किया गया था, उनकी जो मृत्यु है वो उसके 6 साल बाद में हुई थी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर नेपोलियन से संबंधित जो फैक्ट है वो देखे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि 7 सितंबर का इतिहास जो है वो वर्ष 1822 में किस प्रकार से महत्वपूर्ण था। तो इस समय क्या हुआ था कि ब्राज़ील डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पोर्टुगल। तो इससे आपको दो चीज़ें पता लगती है कि 1822 से पहले जो ब्राज़ील है वहाँ पर पोर्तुगल का शासन था। जैसे भारत पर 1947 से पहले ब्रिटिशर्स जो थे उनका शासन था, उसी प्रकार ब्राज़ील में 1822 से पहले जो पोर्तुगल्स थे उनका शासन था। और 7 सितंबर जो है वो ब्राज़ील के लिए इंडिपेंडेंस डे है। तो इस प्रकार से आज जो है ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे है। जैसे 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, वैसे 7 सितंबर ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे है। तो अगर हम ब्राज़ील की बात करें यहाँ पर, तो ब्राज़ीलियंस जो थे उनको अपनी जो स्वतंत्रता लड़ाई है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा था। उस समय क्या हुआ था कि जो पुर्तगाली राजा के बेटे थे पेड्रो डी अल्केंतरा, तो उनके द्वारा क्या किया गया था कि इम्पेरंगा रिवर, तो आपको ध्यान रखना है कि ये ब्राज़ील की नदी है, और जो पोर्तुगल के किंग के बेटे थे उनके द्वारा क्या किया गया कि इस नदी के किनारे उनके द्वारा जो पोर्तुगल की यूनिफॉर्म पहनी गई थी उसमें से जो पोर्तुगल का सिंबल था उसे हटा दिया गया था और ये बोला गया था कि बाय माय ब्लड, बाय माय ऑनर एंड बाय गॉड आई विल मेक अ ब्राज़ील फ्री, अर्थात ये घोषणा की गई थी कि वो ब्राज़ील को स्वतंत्र करेंगे। और उसके बाद में ये जो पेड्रो हैं ये ब्राज़ील के एम्परर बन गए। और इसके बाद में इनके द्वारा क्या किया गया कि ये जो पोर्तुगलीज थे उन्हें ब्राज़ील छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। ब्राज़ील की बात करें तो वर्ष 1889 में ब्राज़ील में जो मोनार्की है उसका अंत हो गया था। मतलब जब ये पेड्रो एम्परर बने तो उस टाइम ब्राज़ील जो है वो एक मोनार्क कंट्री बन गया था, लेकिन 1889 में ये जो मोनार्की थी इसका अंत हो गया और इसके बाद में ब्राज़ील जो है वो एक रिपब्लिक देश बन गया, एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। लेकिन इसके बावजूद भी ब्राज़ील जो है वो अभी भी जो 7 सितंबर है उसे ही अपना इंडिपेंडेंस डे जो है उसके रूप में मनाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें 1906 की, तो 1906 में 7 सितंबर के दिन जो बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक प्रकार का कमर्शियल बैंक है और इसके जो ओनर है बैंक ऑफ इंडिया की वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत सरकार। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और
ये जो बैंक ऑफ इंडिया है, अभी आपको बताया कि इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? इसकी स्थापना करने वाले थे राम नारायण रुइया। इसके बाद में हम अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो 1921 में 7 सितंबर के दिन में जो मिस अमेरिका का की प्रतियोगिता होती है, मिस अमेरिका का कंटेस्ट होता है, उसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि पहली जो मिस अमेरिका है वो कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि पहली जो मिस अमेरिका बनी थी वो कौन बनी थी। और एक बात यहाँ पर बहुत रोचक है कि जो पहली मिस अमेरिका बनी थी उनकी उम्र केवल 16 वर्ष थी। इसके अलावा आपके लिए 2 क्वेश्चंस और बनते हैं यहाँ पर कि पहली ऐसी कौन सी भारतीय महिला थी, कौन सी इंडियन वुमेन थी जिन्हें मिस वर्ल्ड का जो खिताब है वो मिला था। और इसके साथ ही पहली ऐसी कौन सी भारतीय महिला थी, इंडियन वुमेन थी जिन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था। तो इनका जवाब भी मैं आपको यहीं पे दे देती हूँ। पहली इंडियन वुमेन जो कि मिस वर्ल्ड बनी थी वो थी रीता फारिया, और पहली इंडियन वुमेन जो कि मिस यूनिवर्स बनी थी वो थी सुष्मिता सेन। इसके अलावा एक चीज़ मैंने आपसे और पूछी कि पहली मिस अमेरिका कौन थी, तो पहली मिस अमेरिका थी मार्गरेट गॉर्मन। तो इस प्रकार से हम ये जो सेशन है इसे इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी और आपको उसका जो आंसर है वो ढूंढने की कोशिश करनी है या फिर उसे याद करने की कोशिश करनी है। तो इसके बाद में हम हमारा अगला फैक्ट देखते हैं। तो 1927 में क्या हुआ था कि जो फाइलो टेलर है उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक टीवी जो है उसे बनाने में सफलता प्राप्त की गई थी। तो ये आपके लिए एक फैक्ट हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी है उसका इन्वेंशन जो है वो किसने किया था? तो उसका इन्वेंशन की गई थी फाइलो टेलर के द्वारा। तो फाइलो टेलर जो हैं वो 21 वर्ष के थे जब उनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी है उसे इन्वेंट किया गया था। इससे पहले क्या होता था, जब इलेक्ट्रिक टीवी नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक टीवी नहीं थे, उससे पहले मैकेनिकली ऑपरेटेड टीवी होते थे। मैकेनिकली ऑपरेटेड का मतलब है कि जैसे उसमें हाथ से चाबी भरी जाती थी और उसके बाद में वो चलते थे, वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलते थे। तो उसके कारण क्या था कि उनका जो यूज़ है वो काफ़ी ही लिमिटेड था। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट और बताती हूँ कि सबसे पहला जो रिमोट कंट्रोल है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो पहला जो रिमोट कंट्रोल है उसे इन्वेंट किया गया था ऑजिनी पॉली के द्वारा। और ये जो रिमोट इन्वेंट किया गया था ये हमारे आज के रिमोट की तरह नहीं था, बल्कि ये जो रिमोट है ये एक प्रकार से जो वायर होता था उससे टीवी से जुड़ा हुआ होता था। जैसे आप देखते हैं वीडियो गेम के जो रिमोट है वो वायर से टीवी से जुड़े हुए होते हैं, उस प्रकार से ये जो रिमोट है ये वायर से टीवी से जुड़ा हुआ होता था। इसके अलावा 1950 वो वर्ष था जिसमें पहला टीवी आया था जो कि रिमोट से जुड़ा हुआ था। और इस समय तक के जो भी टीवी थे वो ब्लैक एंड वाइट होते थे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला कलर टीवी कब आया था, तो सबसे पहला कलर टीवी आया था वर्ष 1954 में। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में वो कौन थे जिनके द्वारा सबसे पहले जो है वो टीवी लिया गया था, अर्थात कौन सी ऐसी फर्स्ट फैमिली थी जिनके द्वारा भारत में टीवी ओन किया जाता था? तो द फर्स्ट फैमिली टू ओन टीवी इन इंडिया वॉज नियोगी फैमिली। ये थे कलकत्ता से। इसके बाद में हम अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो वर्ष 1963 में 7 सितंबर को क्या हुआ था कि जो एयर हॉस्टेस नीरजा भानोट हैं उनका जन्म हुआ था। ये जो नीरजा भानोट है इनके द्वारा जो अशोक चक्र है जो कि एक पुरस्कार है, वीरता पुरस्कार है, वो प्राप्त किया गया है। अगर आपको पता होगा तो नीरजा भानोट जो है उन पर एक फिल्म भी बनी थी जिसमें नीरजा भानोट की जो भूमिका है वो अभिनेत्री सोनम कपूर के द्वारा निभाई गई थी। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पहले बात करते हैं अशोक चक्र की, तो 2 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। एक तो नागरिक पुरस्कार अर्थात सिविल अवार्ड होता है, एक होता है वीरता पुरस्कार अर्थात गैलेनेट्री अवार्ड। तो ये जो अशोक चक्र है ये एक प्रकार का वीरता पुरस्कार है। अगर हम भारत में वीरता पुरस्कार जो है उसकी बात करें तो भारत में 6 प्रकार के वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। वो 6 प्रकार के वीरता पुरस्कार हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, और इसके अलावा है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र,
और शौर्य चक्र। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि ये जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र हैं, ये वॉर टाइम अवार्ड है, अर्थात जो युद्ध का समय होता है उसमें अगर किसी सैनिक के द्वारा या किसी के द्वारा वीरता दिखाई जाती है तो उसमें ये वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन पीस टाइम अवार्ड जो है वो है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो ये जो नीरजा भानोट है ये एयर होस्टेस थी और इनके द्वारा क्या किया गया था कि जो एयरप्लेन है उसका अपहरण हो गया था और उसके अपहरण में यात्रियों की जान बचाने की कोशिश की गई थी इनके द्वारा और उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके कारण इन्हें जो अशोक चक्र है वो प्रदान किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीस टाइम अवार्ड है, अर्थात इनने युद्ध में लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन जो कई यात्री थे एयरप्लेन में उन्हें बचाते समय इनकी मृत्यु हुई थी और उसके लिए उन्हें ये जो अशोक चक्र है वो प्रदान किया गया था। इसके बाद में दूसरा फैक्ट है 2009 में 7 सितंबर को क्या हुआ था कि भारत के जो पंकज आडवाणी हैं उनने विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स का जो खिताब है वो प्राप्त किया था। तो यहाँ पर हमारे लिए दो चीज़ें जानना महत्वपूर्ण हो जाती है कि पंकज आडवाणी जो है वो कौन है और ये जो विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स का खिताब है ये क्या है। तो जो पंकज आडवाणी है वो इंडियन बिलियर्ड्स या फिर स्नूकर जो है उसके प्लेयर हैं। तो ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये गेम होता है इंडियन बिलियर्ड्स या फिर स्नूकर का, और इस खेल के लिए ये जो पंकज आडवाणी है इन्हें वर्ल्ड्स प्रोफेशनल बिलियर्ड टाइटल जो है वो दिया गया था। अब हम यहाँ पर वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जो है उसकी बात करें तो ये एक प्रकार से एक इंटरनेशनल क्यू स्पोर्ट टूर्नामेंट है जो ये जो इंग्लिश बिलियर्ड होता है उसके लिए दिया जाता है और उसमें ये जो पंकज आडवाणी है उन्हें ये जो टाइटल है वो प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से हमने आज की डेट का जो इतिहास है उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपको इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आप अगर ये सोचें कि इनसे प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं तो इसके लिए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखते हैं जो आपको ये जानने में मदद करेंगे कि इस प्रकार से हम यहाँ पर जो चर्चा करते हैं इससे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, द इम्पॉसिबल वर्ड इज ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है और ये जो असंभव शब्द है ये केवल मूर्खों की डिक्शनरी में है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ये स्टेटमेंट दिया गया था नेपोलियन के द्वारा। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि 7 सितंबर जो है उसे किस रूप में मनाया जाता है? तो हमने अभी देखा कि 7 सितंबर जो है उसे ब्राजीलियन इंडिपेंडेंस डे अर्थात ब्राजील का जो स्वतंत्रता दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक टीवी जो है उसे किसने इन्वेंट किया था? हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक टीवी? तो इसका सही उत्तर है ए, फिलो टेलर फॉन्ट्सवर्थ ने। हमने सिर्फ फिलो टेलर देखा, फिलो टेलर का जो पूरा नाम है वो है फाइलो टेलर फॉन्ट्सवर्थ। तो इनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी है वो बनाया गया था। अब आपके लिए यहाँ पर एक होमवर्क और है कि इस इलेक्ट्रॉनिक टीवी बनाने वाले का नाम था फाइलो टेलर फ्रांसवर्थ, बट इसके अलावा यहाँ पर जो 3 और नाम दे रखे हैं ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है ये आपको खुद से ढूंढना है और कमेंट सेक्शन में आपको इसका उत्तर देना है कि ये जो 3 लोग हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। आई होप ये जो सेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और परीक्षा में इस प्रकार से ये आपकी मदद कर सकेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।